बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं उसका ताल्लुक़ सऊदी अरब फैमिली विज़िट वीज़े के बारे में है और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बता दूंगा और जो प्रोसीजर है वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप लाजमी देखें। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और अभी आप इस फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जब लोग आपसे रब्ता करते हैं कि हमें सऊदी अरब का फैमिली विज़िट वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो आप लोग लाइल्मी की वजह से या तो उनको मिसगाइड कर देते हैं या फिर उनसे माजरत कर लेते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप एक फ़ैमिली हैं और आपको सऊदी अरब बुलाया जा रहा है, बुलाने वाले में आपके वालिद हैं या किसी का खावंद है, किसी का भाई है, किसी का मामू है, किसी का चचा है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, शादीशुदा बहन के लिए क्या मामलात हैं और गैर शादीशुदा बहन के लिए कौन से कागजात हैं, तलाक़ याफ्ता खातून के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस सारी तरतीब मैं आपको बताऊँगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले दो पैगाम मज़ीद नोट कर लें। पहला मैसेज ये है कि अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। इसकी जो तफसीलात हैं वो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करके मज़ीद हासिल कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब और माकूल सरमाए में ये बिज़नेस शुरू हो सकता है। और याद रखें कि ये कोई शॉर्टकट बिज़नेस मॉडल नहीं है, ये बाकी बिज़नेसेस की तरह भी एक बिज़नेस है। जैसे लोग कारोबार शुरू करते हैं और फिर उस पर मेहनत की जाती है और फिर इस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलता है। ठीक है, ईमानदारी जो है वो इसका बुनियादी जुज़्व है। दूसरा पैगाम ये है कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे इंटरनेशनल कंट्री में या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई जॉब तलाश करते हैं, आपको सीवी और कवर लेटर की सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने किसी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना है, कैनेडियन कंपनी में अप्लाई करना है, यूके, यूरोप, यूएस, जो भी बाहर के ममालिक हैं, आप लोगों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता कि आपके पास जो सीवी और कवर लेटर होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। आप 100-200 रुपये की मार्केट से सीवी बनवा लेते हैं, उस पर एक अपनी पिक्चर लगा देते हैं, उस तरह का सीवी नहीं होता। तो ये सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपने ट्रैवल इंडस्ट्री में आना है तो भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकायदा हमने इसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है, कोर्स तश्कील दिया है जो कि 80 वीडियोस पर मुश्तमिल है। उसमें आपको चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा और जितना भी ताउन हम आपके साथ कर सकेंगे वो लॉन्ग टर्म आपके साथ करते रहेंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0305405144 0305405144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आपने कॉल नहीं करनी, मैसेज करके अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूंगा और जो भी आपको मालूमात चाहिए वो आपको मैं बता दूंगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मौजू की तरफ। देखें, अगर तो सऊदी अरब से बुलाने वाला शख्स, जिसको हम कहेंगे स्पॉन्सर, वो किसी खातून का खामंद है, यानी अगर कोई खातून सऊदी अरब जाना चाह रही है और उसके बच्चे नहीं हैं, वो अकेली खातून है, किसी की बीवी है, बुलाने वाला उसका खावंद है, तो पाकिस्तान में जो खातून है उसको सिर्फ MRC चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कंप्यूटराइज निकाह नामा। अब ये निकाह नामा कहाँ से बनेगा? देखें, जहाँ पे दूल्हे की बारात जाती है, जो लड़की जिस जगह की रिहायशी होती है वहाँ का जो यूनियन कौंसल होता है वहाँ से ये बनता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि काजी और निकाह ख्वाह जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास बड़े बड़े कागज़ वाले पेपर होते हैं जो कि निकाह नामे के पर्त होते हैं, तो वो फिर वो रजिस्टर्ड होते हैं आपकी यूनियन कौंसल में और वहाँ से कंप्यूटराइज निकाह नामा जो है वो बनता है। उसको आपने वजारत ख़ारजा के दफ्तर से तस्दीक करवाना होता है। अगर आप ख़ुद जाके करवाते हैं, कोई ब्लड रिलेटिव, माँ बाप, बहन भाई, तो वो एक दिन में हो जाता है। अगर आप ख़ुद नहीं जा सकते तो आप TCS कंपनी से रब्ता कर लें। TCS कोरियर वाले आपसे पैसे लेंगे और घर बैठे आपको वो अटेस्ट करवा देंगे। बात समझ आ गई? जो बंदा सऊदी अरब में होता है बुलाने वाला, उसको कहते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के कौन से कागज़ चाहिए? उसके पासपोर्ट की कॉपी, उसके अकामे की कॉपी, अकामा वो वाला जो उसके अबशर अकाउंट में आपको मिलेगा। देखिए, एक होता है फिज़िकल कार्ड जो बंदा अपनी जेब में रखता है, उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं चाहिए। अबशर अकाउंट जो होता है, सऊदीया में रहने वालों को पता है कि अबशर अकाउंट क्या होता है। वो अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वहाँ से वो जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन में और जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे पासपोर्ट में। वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी अकामे की और उसकी अकामे की एक्सपायरी की और अबशर पेपर सब वहाँ से निकालना है।
तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पॉन्सर के, वो नोट करें। नंबर 1 उसके पासपोर्ट की कॉपी, नंबर 2 उसके डिजिटल अकामे की कॉपी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, डिजिटल अकामा वो आपको अक्षर अकाउंट से मिलेगा। और वीज़ा पेपर जो उस बंदे ने निकाला है आपके लिए वजारत ख़ारजा से, जिसको चैम्बर करवाया है। और देखें, एक पेपर होता है रकम तलब, रकम तलब के बाद उसको चैम्बर करवाते हैं तो वो वीज़ा निकल आता है, उसको रकम अल मुस्तनद कहते हैं, ताशीरा, रकम ताशीरा, और वो पेपर आपका आ जाएगा। तो एक पासपोर्ट, एक आपका वीज़ा पेपर, एक अकामे की कॉपी यानी डिजिटल अकामा, और नंबर 4 अक्षर का पेपर जिसमें अकामे की एक्सपायरी आ रही होती है। बात समझ आ गई? ये 4 डॉक्यूमेंट किसके होंगे? स्पॉन्सर के होंगे। अगर यहाँ पाकिस्तान से जाने वाली सिर्फ एक खातून है, शादीशुदा है, उसका खावंद बुला रहा है, तो MRC आपने अटैच करवाना है। अगर बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो फिर आपका MRC भी निकलेगा, FRC भी निकलेगा। वो खातून नादरा के दफ्तर में जाएगी और नादरा के दफ्तर से FRC बाय मैरिज निकलवाएगी। बाय मैरिज में उसके खावंद का रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड और उस खातून का रिकॉर्ड आ जाएगा। छोटे बच्चे हैं 18 साल से, तो उसका बे फॉर्म चाहिए। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बे फॉर्म चाहिए। फिर आपने 3 चीज़ें तस्दीक करवानी है वजारत ख़ारजा से। बे फॉर्म भी अटैच करवाना है और आपने MRC और FRC भी अटैच करवाना है। अगर कोई बेटा अपनी वालदा को बुला रहा है, तो या अपनी बीवी को बुला रहा है और साथ में बच्चों को भी बुला रहा है और वालदा को भी बुला रहा है, अब क्या होगा कि अब जो है वो जो वालदा हैं वो जाएंगी नादरा के दफ्तर और वहाँ से FRC निकलवाएंगी। यानी एक तो उसकी बीवी जाएगी, FRC निकलवाएगी, वो बाय मैरिज होगा, और जो खातून है, जो उसकी वालदा है, या घर में कोई और बहन भाई भी जाके FRC से, नादरा से FRC निकलवाएगा। तो FRC बाय बर्थ, बाय बर्थ में क्या होता है? माँ बाप और बहन भाई, और बाय मैरिज में मियाँ बीवी और बच्चे। बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह से अगर कोई बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से बड़ी है लेकिन वो गैर शादीशुदा है, तो फिर आपने अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना है यूनियन काउंसिल से। उसके लिए आप पहले 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला स्टाम्प ले लेंगे, उस पर एफिडेविट बनता है। वो एक NOC टाइप होता है कि वो बच्ची की तरफ से लिखा जाता है कि बच्ची जो है वो गैर शादीशुदा है, और ये है कि वो जो जहाँ जा रही है वो उसका भाई है, और इस बात की तस्दीक की जाती है कि बच्ची जो है वो शादीशुदा नहीं है, एंड सो ऑन। उसको फिर आपकी यूनियन कौंसल जो है वो मुतलका वो जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो भी साइन कर देता है, और जो ओथ कमिश्नर होता है वो भी उसको नोटरी पब्लिक कर देता है। इसी तरह से अगर कोई बहन, कोई खातून तलाक याफ्ता है, तो उसका जो है वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट वो भी यूनियन कौंसल से जारी होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बुलाने वाला जो है वो किसी का भाई है और अपनी बहन को बुला रहा है, लेकिन बहन शादीशुदा है, तो ऐसे केस में खावंद की तरफ से एक इजाज़तनामा लिखा जाता है 50 रुपये वाले स्टाम्प पे, उसे कहते हैं एफिडेविट NOC। खावंद ये लिखता है कि ये मेरी बीवी है और मेरी तरफ से इसको इजाज़त है और ये जाना चाह रही है अपने भाई के पास। अच्छा, बाज़ औक़ात बहनोई भी सऊदीया में होता है, बुलाने वाला भाई जो होता है बहन का वो भी सऊदीया में होता है, भाई एफिडेविट कौन बनाएगा? तो उसका जो ससुर है या सास है या उस बच्ची का वालिद है, उसकी तरफ से वो एक इजाज़तनामा 50 रुपये वाले स्टाम्प पे लिखा जाता है। बात समझ आ गई आपको? तो पाकिस्तान में क्या होगा जी, जैरिस की अपॉइंटमेंट होती है, जैरिस की अपॉइंटमेंट हम आपको बना के दे सकते हैं। जैरिस की अपॉइंटमेंट हम आपको बना देंगे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा। उसमें डेट देखनी पड़ती है कि कौन सी डेट में आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। डेफिनेटली थोड़े बहुत हम इसके चार्जेस भी लेते हैं अपने सर्विस के, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट जो होगा वो बेसिकली पहले ये एतमाद के नाम से मशहूर था, फिर ये जैरिस के नाम से हुआ, अब ये ताशीर के नाम से। ठीक है, ताशीरा यानी कि वीज़ा। पाकिस्तान से आपने ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, 4 तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड वाली या 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली, FRC, MRC, बे फॉर्म, और इसके अलावा जो है जो आपका सऊदीया से जो पेपर आएंगे वो आपने लेके जाने हैं। तो उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन के या बुज़ुर्गों के जो उंगलियों के निशान हैं वो मिट जाते हैं, तो बायोमेट्रिक नहीं होती। तो वहीं पे उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, उसमें ये होता है कि वो वहीं पे कुछ पैसे लेंगे और आपके दोनों हाथों की तस्वीर बना के वो जमा करवा देंगे। तो ये बड़ा आसान सिलसिला है, आपका काम जो है वो हो जाएगा। कभी भी बगैर अपॉइंटमेंट के आप वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए ना जाएं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाके कुछ इजाफी पैसे देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होता, क्योंकि लोगों ने पहले से अपॉइंटमेंट ली होती है। अपॉइंटमेंट 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल और एक लाउंज। नॉर्मल और लाउंज में तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये पर पासपोर्ट का फ़र्क होता है। बाकी सर्विस सेम होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो जल्दी लग जाएगा या वो देर से लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जो है वो फ़ीस का फ़र्क होता है। अगर नॉर्मल में आपके 50 हज़ार का ख़र्चा आ रहा है, तो लाउंज में तकरीबन कोई 62-63 हज़ार रुपये का ख़र्चा आएगा। इसी तरह से लोग मुझसे पूछते हैं जी वीज़ा के पैसे कितने लगेंगे? भाई वीज़े के जो पैसे होते हैं वो एज के हिसाब से होते हैं। 50 हज़ार भी लग सकते हैं, 70 हज़ार भी लग सकते हैं, 80 हज़ार भी लग सकते हैं, लाख रुपये भी लग सकते हैं। अब एक आदमी की उम्र जो है वो 90 बरस या 80 बरस है, बुलाने वाला उसका बेटा है,
اور وہ وہاں جا رہے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی انشورنس مہنگی بنے گی. انشورنس جو ہے وہ بعض اوقات 80 ہزار روپے تک آپ کا خرچہ آتا ہے فی پاسپورٹ، 90 ہزار بھی خرچہ آتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چھوٹے بچے ہیں، گود والے ہیں، 2 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، تو ان کا خرچہ کم آئے گا. 6 سال سے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی بایو میٹرک نہیں ہوتی، وہ صرف آپ ویسے ساتھ لے جائیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کام ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. تو ڈاکومنٹس کی ترتیب میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اگر شادی شدہ بہن ہے تو اس کا اجازت نامہ خاوند کی طرف سے، خاوند پاکستان میں ہے تو وہ ایفیڈیوٹ دے دے گا. اگر خاوند بھی اس کا سعودیہ میں ہے، اور یعنی کہ سالے اور بہنوئی دونوں سعودیہ میں ہیں، اور جانے والی خاتون بہن ہے رشتے میں، تو اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ اس کو ایفیڈیوٹ دے دے گا کہ بھئی ہماری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کسی آدمی کے پروفیشن پہ ویزا نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کفیل راضی نہیں ہو رہا، تو وہ سالے بہنوئی اگر وہاں سعودیہ میں ہے تو وہ اپنے برادر ان لا کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار آپ ویزا نکال لو میرے بیوی بچوں کا، تو وہ نکال لیتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، بچی 18 سال سے بڑی ہے، تو اس کا پھر وہ ان میرڈ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے، بلانے والا اس کا بھائی ہے یا ماموں ہے یا خالو ہے، تو وہ بھی ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ ویزا سعودی عرب سے کوئی بھی نکلوا سکتا ہے. آپ اپنے پھپھو کے بچے کو، خالہ کے بچے کو، چچی کے بچے کو، تایا کے بیٹے کو، کسی کو بھی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، ویزا آپ کا نکل آئے گا. پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ کا اعتماد والے یا جیریز والے وہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. تو مزید رہنمائی کے لیے اچھا ڈاکومنٹس ساری میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ کون کون سے آپ نے تصدیق کرانے ہیں، ساری چیزیں آپ نے لے کے جانی ہے. بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ نے نہیں جانا. اپوائنٹمنٹ کی جو سروسز ہیں وہ آپ کسی بھی ایجنٹ سے لے لیں. اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ بنا دیں گے. جب آپ کی بایو میٹرک ہو جاتی ہے، آپ کے پاسپورٹ جمع ہو جاتے ہیں، تو تقریباً 12 سے 15 دن میں ویزا لگ کر واپس آ جاتا ہے. جب آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہو جاتے ہیں تو جو آفس والے ہیں، جیریز آفس والے ہیں، وہ آپ کو ایک لمبی سی رسید دیتے ہیں جس پہ ای نمبر لکھا ہوتا ہے. وہ ای نمبر اور پاسپورٹ کا نمبر ڈال کے وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر آپ اپنے ویزے کا اسٹیٹس گھر بیٹھے آن لائن چیک کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا انڈر پروسیس ہوگا تو وہ بتائے گا بھی انڈر پروسیس ہے. اگر آپ کا ویزا ایشو ہو گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا ویزا ہیز بین ایشوڈ، ساتھ میں ویزے کا نمبر بھی آئے گا. تو 12 سے 15 دن کا یہ پروسیجر ہوتا ہے. 1 سال کا ملٹیپل ویزا ہے، اس پر آپ 3 مہینے اسٹے کر سکتے ہیں، پھر 3 مہینے کے لیے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. 6 مہینے کے بعد آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ان آؤٹ کرنے کے لیے کچھ فیملیز قطر چلی جاتی ہیں، کچھ بحرین چلی جاتی ہیں، کچھ پاکستان واپس آ جاتی ہیں، اور پھر ٹکٹ کرا کے وہ جا سکتی ہیں. پاسپورٹ کے اوپر جو آخری ویلڈ ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ نے سعودی عرب میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں. اور ایک بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ ان کی جو فیملی ہے وہ آلریڈی سعودیہ میں ہے اور کچھ دن کے بعد وہ پاکستان آ جائیں گے. انہوں نے دوبارہ ایک نیا ویزا نکال لیا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیملی میری پاکستان جائے اور فوراً واپس جو ہے وہ واپس آ جائے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کا نیا اپوائنٹمنٹ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ کی فیملی پاکستان نہیں آ جائے گی. آلریڈی آپ کی فیملی ویزے پر ہے، ان کو پاکستان تو آ جانے دیں. جب ویزا ختم ہو جائے گا، اس کی مدت ختم ہو جائے گی، وہ پاکستان آ جائیں گے، تو پھر آپ نے جو نیا ویزا نکالا ہے پھر آپ کا ویزا اسٹیمپ ہوگا. اچھا، ایک کیس میرے سامنے یہ آیا تھا کہ ایک بندے کی جو ہے وہ یعنی ایک والد نے اپنے بیٹے کو بلایا سعودیہ وزٹ پہ، اور جیسے وزٹ پہ گیا تو وہاں پہ کسی نے کہا یار میں بچے کی جاب کرا دیتا ہوں یا ان کو ورک ویزا دلوا دیتا ہوں. تو اب وہ ویزا جو تھا وہ سال کا تھا، سال کا ملٹیپل ویزا تھا. وہ ویزا پھر کینسل کروانا پڑے گا. وہ بچہ جو ہے پاکستان آیا، اور ڈیفینیٹلی ورک ویزے کی جو ایج ہے وہ 21 سال سے 58 سال تک ہے. 21 سال سے پہلے ہوگا تو ورک ویزا نہیں لگے گا. 58 سال کے بعد ہوگا، 59-60 سال کا ہوگا تو ورک ویزا نہیں لگے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ویزا ایکٹیو ہے تو اس کے اوپر ایک نیا ویزا نہیں لگ سکتا، چاہے وہ وزٹ ویزا ہو یا ورک ویزا ہو. تو وہ جو اسپانسر ہے، آپ کا والد ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، وہ کیا کرے گا، وزٹ ویزے کو کینسل کروائے گا. اس کے لیے وہ ایک اپلیکیشن لکھے گا، اس کو انگلش اور عربی میں ٹرانسلیٹ کروائے گا. اس کے بعد کمپنی سے چیمبر کروائے گا. چیمبر کروا کے وہ پیپر آپ نے لے کے جانا ہے جیریز آفس میں، اور آپ کا جو نیا ورک ویزا ہے یا جو نیا ویزا ہے وہ پروسیس ہو جائے گا. ویزے کے اوپر ویزا پروسیس نہیں ہوتا، آپ کو پچھلا ویزا کینسل کروانا پڑتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سے ایک کیس آیا تھا کہ ایک خاتون جو تھیں ان کا 1 سال کا ملٹیپل وزٹ ویزا نکلا ہوا تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا، 6 مہینے لگا لیے، پاکستان آ گئیں. تو پاکستان آنے کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی. اب جو وہ چاہ رہی تھی کہ بچہ جو ہے وہ بھی ویزے پہ جائے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا ویزا نکلوائیں گے تو ان کا نیا ہوگا 1 سال کا ملٹیپل، اور آپ کا ختم ہونے والا ہوگا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، آپ کا ویزا ختم ہو جانے دیں، اس کے بعد پھر نیا ویزا جو ہے بیٹے کا، یعنی ماں اور بیٹے کا نیا ویزا پروسیس کروا کے پھر آپ چلے جائیں.
और अगर आपने अर्जेंट जाना है तो आपके पास क्योंकि टाइम कम है, आप चाहती हैं कि मज़ीद पूरा साल लगा लें, तो पिछला वीज़ा जो बाकी है उसे कैंसिल करवाएं और फिर बेटे का और माँ का जो है वो नया वीज़ा मंगवा लें, उसको प्रोसेस करवा लें। तो इन शॉर्ट ये है कि वीज़े के ऊपर वीज़ा नहीं लगेगा, एक वीज़े को कैंसिल करवाना पड़ेगा, या तो उसकी डेट गुजरने दें, एक्सपायर हो जाने दें। दूसरी बात ये है कि विज़िट वीज़े के ऊपर मेडिकल नहीं होता, किसी किस्म का मेडिकल नहीं होता, और विज़िट वीज़ा अकामे में कन्वर्ट नहीं होता, और इसके ऊपर अकामा नहीं बनता। अगर आप फैमिली विज़िट पे जा रहे हैं तो आपको 2-3 महीने 6 महीने बाद वापस आना पड़ेगा। जो लोग अपने बच्चों को परमानेंट बुलाना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो पक्का वीज़ा निकलवा लें। पक्के वीज़े के लिए ये होता है जिस पे अकामा बनता है, उसका पाकिस्तान से मेडिकल भी होगा, खातून का भी, और जो एडल्ट्स हैं बच्चों उनका भी होगा, ठीक है जी। उसके बाद वो खातून और बच्चे वहाँ जाएंगे तो उनका अकामा बन जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये जहरीज ऑफिस से होता है, जिसको ताशीर कहते हैं, और लाहौर में भी है, कराची में भी है। जब भी जाएं अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्स की तरतीब मैंने बता दी है, फ़ीस के बारे में आपको समझा दिया है, और बाज़ औक़ात ये है कि लोगों के पासपोर्ट वापस आ जाते हैं, उस पर इतराज़ लग जाता है जी बायोमेट्रिक दोबारा करवाएं। तो वो इसलिए होता है कि लोगों के बायोमेट्रिक जो है वो नहीं आते, तो फिर वो जाएंगे वहाँ पे और विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते हैं। बाद में दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब आप जा रहे हैं तो अपॉइंटमेंट करवा के जाएँ, बगैर अपॉइंटमेंट के आपने नहीं जाना। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।